नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलएलपी फॉर्म 8। एलएलपी फॉर्म 8 क्या होता है? एलएलपी फॉर्म 8 में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी की डिक्लेरेशन दी जाती है। और इसको कौन सा रूल गवर्न करता है? तो इसको रूल गवर्न करता है एलएलपी रूल 2009 का 24 नंबर का रूल। 24 नंबर रूल क्या कहता है? 24 नंबर रूल कहता है कि एलएलपी को फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करना है। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का मतलब समझते हैं कि प्रत्येक एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, जिसमें कि सफिशिएंटली शो करे, एक्सप्लेन करे पार्टनरशिप की ट्रांजैक्शन को। और क्या क्या है उसमें? ए बोलता है डिस्क्लोज द रीजनेबल एक्यूरेसी at any time the financial position of limited partnership at that time. B क्या कहता है? Enable the designated partner to ensure that any statement of account and solvency prepared under this rule complies with the requirement of the act. सब रूल 2 भी बोलता है इसमें कि द बुक्स ऑफ अकाउंट शेल कंटेन, क्या कंटेन होना चाहिए? जो भी उसने मनी रिसीव्ड की है या एक्सपेंडेड की है तो उसके मैटर को डिस्क्लोज करे। बी पॉइंट कहता है रिकॉर्ड करे असेट्स एंड लायबिलिटीज को ऑफ एलएलपी। सी बोलता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज एंड इन्वेंट्री, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होना चाहिए। और इसके इन तीनों के अलावा और कोई ऐसा मैटर है जो इम्पोर्टेंट है, वो भी हमें यहाँ पर इसमें सबमिट करना चाहिए, अपने बुक्स अकाउंट में दिखाना चाहिए। रूल 3 कहता है कि जो हमें ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो उसमें चारों चीज़ों के बारे में ऊपर बताया, वो हमें 8 साल तक के लिए रखना होगा। सब रूल 4 क्या कहता है? सब रूल 4 कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 3 और सेक्शन 34 एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप shall file the statement of account and solvency in Form 8 with the registrar within a period of 30 days from the end of the 6th month of the financial year to which the statement of accounts and solvency relates. फिफ्थ नंबर पॉइंट कहता है कि जो फॉर्म 8 सब रूल 4 में फॉर्म 8 को फाइल करने की बात करी गई है, उस फॉर्म 8 को फाइल करने की जो फीस होगी वो सेक्शन 34 के सब सेक्शन 3 के अनेक्जर में दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग फीस चार्ज की जाएगी। अब सोचो हमने समझ लिया कि इसकी क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। अब हम समझते हैं टेक्निकल वर्ड्स। हमने देखा कि सोल्वेंसी से पहले एक वर्ड आया है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सोल्वेंसी। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सोल्वेंसी है क्या? तो जनरली क्या होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के बाद जो उसकी बैलेंस शीट पिंडल होता है उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एंड सोल्वेंसी क्या है? सोल्वेंसी फॉर्म में सोल्वेंसी क्या है कि फॉर्म में एक डिक्लेरेशन दी जाती है फॉर्म 8 में, जिसमें 7 पॉइंट होते हैं, उन पे चेक बॉक्स पे क्लिक किया जा सकता है और उस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद ही सोल्वेंसी के स्टेटमेंट की कंप्लायंस पूरी होती है। वो हम फॉर्म 8 में जान लेंगे जब आगे आएंगे। और अपेंडिक्स टू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी क्या होता है? जब एनुअल की जगह इंटर्न पीरियड का होता है तो इसके लिए हमें यूज करना होता है वर्ड अपेंडिक्स टू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी। इन दो पॉइंट के अलावा एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि ये जो फॉर्म 8 है इसमें रिसबमिशन का कोई कॉलम नहीं है, इसमें रिसबमिशन नहीं कर सकते। तो इसको फिल करने के लिए बहुत ही एक्यूरेसी की आवश्यकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोसेस हो जाता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में ये प्रोसेस नहीं लेता। तो दोस्तों, हमने अब समझ लिया है इसका लीगल रिक्वायरमेंट। अब हम टेक्निकली फॉर्म को कैसे भरना है आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्म में दिया हुआ है कि एनुअल है कि इंटरिम। चूंकि हमारा मार्च 2019 को एनुअली है ये, तो इसमें एनुअल पे क्लिक कर देंगे तो एक चेक बॉक्स को चेक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रीफिल करेंगे DPIN नंबर डाल के, LLPIN नंबर डाल के, वो उसमें नेम एंड एड्रेस अपने आप आएगा। ईमेल आईडी मैनुअली फिल करनी होगी। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन पार्टनर का डालेंगे। फिर इसमें जो 7 पॉइंट हमने बोला कि सोल्वेंसी की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ऑफ सोल्वेंसी जो है, इसमें ये 7 पॉइंट है, 7 वचन है। 7 ही में जैसे लाइफ पार्टनर देते हैं, ऐसे ही डिजाइनेड पार्टनर को यहाँ पर अपने 7 डिक्लेरेशन देना होगा। क्या क्या डिक्लेरेशन है कि जो नॉर्मल कोर्स में डेप्ट ड्यू हो रहे हैं तो पार्टनर की ओपिनियन में वो उनको पे करने में समर्थ हैं। फिर कह रहे हैं कि जो ऊपर वाली बात कही गई है वो लेटेस्ट पोजीशन की जिसकी बात की गई है, वो लेटेस्ट पोजीशन 31 मार्च 2019 की है। फिर उसके बाद आता है
कि चार्ज को क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन को भी हमने पूरी तरीके से करा दिया है, लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ है नहीं, तो चेक बॉक्स को हमने फिल नहीं किया। फिर आता है कि हमारा टर्नओवर 40 लाख से कम नहीं है या कम है, वो इसमें डिक्लेरेशन देनी है। दूसरी बात आ जाती है इसमें कि हमारा कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है या 25 लाख से ज़्यादा करता है, तो ये ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। फिर बात आ जाती है इसमें कि जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं या पार्टनर्स हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंटेन करें एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी प्रिपेयर करें अकाउंटिंग रिकॉर्ड को पार्टनरशिप एलएलपी के एक्ट और रूल के अकॉर्डिंग मेंटेन करें। और साथ में लास्ट जो सोल्वेंसी की डिक्लेरेशन में बोला गया है कि ऊपर जितनी भी बातें हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड वो सत्य हैं, और वो सत्य किस आधार पे हैं, एलएलपी के रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर सत्य है, इसमें कोई भी बात झूठी नहीं कही गई है। अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में करंट ईयर और प्रीवियस की फिगर देनी है। तो करंट ईयर की फिगर में सबसे पहला प्रीवियस ईयर की करंट और प्रीवियस ईयर की फिगर में सबसे पहले चालू होता है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनर, तो फिगर हमारी यहाँ 10,000 और मैंने डाल दी है। उसके बाद रिजर्व प्लस लाइबिलिटी में भी हमारे सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर्स एक्सेप्ट और अदर लाइबिलिटी तो डालेंगे। उसका फिर उसके बाद प्रोविजन है, टैक्सेशन का हो सकता है, कंटीजेंसी लाइबिलिटी का है, इंश्योरेंस का है और अदर प्रोविजन, तो यहाँ मेंशन करेंगे उनकी फिगर और टोटल आ जाएगा यहाँ पे। असेट में हमें ग्रॉस ब्लॉक लेना है, उसके बाद लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, फिर नेट फिक्स्ड एसेट आ जाएगा, फिर इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस। उसके बाद आता है अदर असेट, तो यहाँ मेंशन कर देंगे, तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का पूरा हो जाता है। उसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या क्या देना है, देखो ग्रॉस टर्नओवर देना है जिसमें से एक्साइज ड्यूटी इन सर्विसेज को लेस करेंगे, और अब ये जो नेट टर्नओवर आएगा उसमें भी हमें बाइफरकेशन करना है कि डोमेस्टिक है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर है। अब डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट टर्नओवर में तीन पार्ट करने हैं, मैन्युफैक्चर्ड है, ट्रेडेड है, सर्विसेज है। अब इसके बाद जो अदर इनकम बची है वो इस कॉलम में आएगी, और इनकी डिग्री इन्वेंटरी होता है तो वो यहाँ डाल दी जाएगा, टोटल कर देंगे, एक्सपेंसेस की डिटेल ली है जिस साइड के जो एक्सपेंसेस में डाल देंगे, और जो उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या रिजर्व सर्विस में, जैसा भी है वो अपन को इनकम एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग ही देख के इसमें फिगर डालनी होगी। फिर आता है सबसे बाद में अटैचमेंट। अटैचमेंट में हमें क्या क्या लेना है, एमएसएमई की डिक्लेरेशन देना होगा, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर वो यहाँ अटैच करना होगा। साइन कौन करेगा, उनके दोनों के डीपीआईएन नंबर डालना होगा, और इसके बाद अगर टर्नओवर हमारा ऑडिटेबल नहीं है या कंट्रीब्यूशन हमारा 25 लाख से बिलो जा रहा है, तो इसमें सर्टिफिकेट जो देगा वो डीपीआईएन वाला पार्टनर ही देगा। तो उसका डीपीआई नंबर प्रीफिल करेंगे तो उसका डिटेल अपने आप आ जाएगा। तो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी हमें मैनुअली डालना होगा। उसके बाद नीचे आइएगा सर्टिफिकेट, एडिशनल सर्टिफिकेट किससे लेंगे, वो लेंगे चार्टर्ड अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंट, फेलो या एसोसिएट हो सकता है। उसका मेंबरशिप नंबर डाल के चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, और जो जो लोगों के 4 लोगों के में सिग्नेचर लेके उस पर प्री स्क्रूटनी कर देंगे, और फॉर्म लेवल स्क्रूटनी में कोई एरर नहीं आती है तो उस केस में ये फॉर्म अपलोड करने के लिए अब तैयार है। तो दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। और इस प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय जय हिंद, जय भारत।